हाय ऑल। इंडियन इकोनॉमी जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। इस पोर्शन में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी क्या कंडीशन थी। तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जब शुरू हुआ इंडिया में, तो जो कॉमर्स है या ट्रेड है या जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो पहले से भी चल रहे आ रहे होंगे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी इंडिया का जो बिजनेस था या ट्रेड था वो बहुत अच्छा चल रहा था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, ये एक तरफा हो गया। जैसे कोई भी कॉमर्स है या ट्रेड है या जो भी, वो इस मोटिव से किया जाने लगा कि जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो कैपिटल है ये ब्रिटेन भेजी जाती थी, ठीक है। और ब्रिटेन में इन रॉ मटेरियल्स को क्या करते थे, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके इंडिया लाते थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं वो महंगे होते हैं। तो जो महंगे प्रोडक्ट्स थे वो आके इंडिया में बेचते थे और जो सस्ती चीजें थी वहां ले जाके, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो ब्रिटेन का जो प्रोडक्शन था या जो ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो अच्छी कंडीशन में आने लगा, और इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो इसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही गलत, बहुत ही बेकार कंडीशन में आ गई। दूसरी चीज है कि जो ब्रिटिश रूल था उसके दौरान अपना जो लेबर मार्केट था वो बहुत ही लो क्वालिटी में आ गया। सिंपल सी बात है, आपसे कुछ ही काम करवाए जा रहे हैं, कुछ नया सिखाया नहीं जा रहा, कुछ चीजें नई सिखाई नहीं जा रही है। तो आपकी जो लेबर की जो मतलब जो क्वालिटीज है उसके अंदर, जो काम करने का तरीका है, जो काम स्किल्स जो नई नई आनी चाहिए वो नहीं आने लगी। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, लेकिन इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था या जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। स्टैटिक्स बताते हैं कि जो इंडियंस थे वो उसमें से 1/6% जो इंडियंस थे वो पढ़े हुए थे, बाकी सब के सब अनपढ़ थे। और जो कंट्री का जो सर्वाइवल था वो बहुत ही बुरी, मतलब कि देश की जो इकोनॉमी है आगे चल भी पाएगी या नहीं, या ये कभी भी इस चीज़ से उभर पाएगी या नहीं, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग गया था। पॉवर्टी बहुत ही बुरी कंडीशन, अपनी जो गरीबी थी वो बहुत ही पीक पे आ गई थी। और जो सोशल डिफरेंसेस थे, सोशल डिफरेंसेस मतलब कि जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज में जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनके अंदर अंतर बहुत ज़्यादा आने लग गया। गरीबी का हो या पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, उस सब का अंतर जो था वो बहुत ज़्यादा होने लग गया। दादा भाई नौरोजी जो हैं, इन्होंने सबसे पहला इंडिया का जो नेशनल इनकम का एस्टिमेट है वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने पब्लिश किया था, और इन्होंने किया था 1867 से लेकर 1868 का। इसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस दौरान इन्होंने इंडियन जो नेशनल इनकम थी उसको एस्टिमेट किया था, तो 340 करोड़ थी, और पर कैपिटा इनकम जो थी वो 20 रुपये पर एनम थी। पर कैपिटा इनकम मैं बता चुकी हूँ, जो टोटल नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। तो ये अगर 1948 से 1949, मतलब कि जो 20 रुपए हैं इनकी वैल्यू 1948 और 1949 में क्या होगी, तो 142 रुपए। तो उन्होंने पता किया कि जो 20 रुपए जो पर कैपिटा इनकम थी वो उस दौरान थी 1867 से 1868 तक। जो दूसरे इकोनॉमिस्ट थे जैसे विलियम डिग्बी है, फिनले शिरास और VKRV राव, RC देसाई, इन लोगों ने भी एस्टिमेट्स लगाए थे, और उन सबके एस्टिमेट्स जो थे लगभग सेम ही थे। जो अदर एटकिंसन जो है इन्होंने भी एस्टिमेट लगाया था, उनका एस्टिमेट आया था 172 रुपये। हॉर्न जो थे इन्होंने बनाया था, इनका आया था 158 रुपये। और जो 1948 और 1949 की प्राइसेस के मुकाबले बताया जा रहा है ना, 20 रुपये है, और 1948 के हिसाब से 142 रुपये है। तो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कुर्जोन जो थे उन्होंने भी बताया था कि इनकम जो थी 148 रुपये थी। 1902 की बात कर रहे हैं, 1902 में जो 148 रुपये थी। तो 1947 तक की बात करें तो हमारा जो पर कैपिटा था वो 250 रुपये हो चुका था। 1947 की बात करें तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो थी वो थी 250 रुपये। खैर, जो कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट हैं अच्छे, एंगस मेडिसन, इनका कहना है कि जो ग्लोबल इनकम थी, इंडिया का जो शेयर था ग्लोबल इनकम में, मतलब कि पूरे विश्व की जो इनकम है उसमें इंडिया का 23% जो था वो हिस्सा था। 23% कॉन्ट्रीब्यूशन था, 1600 की बात करें, है ना। और ये 1947 तक सिर्फ 3% रह गया। 23% से हम 3% पे आ गए। तो ये इस तरह की हालत जो थी इकोनॉमी की हो गई थी ब्रिटिश रूल के दौरान। अकॉर्डिंग टू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, आप जानते होंगे, मनमोहन सिंह एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं। उनका कहना है कि जब 20वीं सेंचुरी जो शुरू हुई थी, 20वीं सेंचुरी जब आने लगी, तब तक हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिश क्राउन का सबसे ब्राइटेस्ट जेवल था, मतलब कि सबसे बेहतरीन जो हीरा है वो था हमारा इंडिया। लेकिन दुनिया में सबसे पुअरेस्ट कंट्री जो थी हमारी इंडिया थी। मतलब
इंडिया जो था ब्रिटिश, आपको पता है ब्रिटिश कॉलोनीज और भी बहुत जगह थी, तो उन सब में अगर देखा जाए तो इंडिया जो था उनको सबसे ज़्यादा फायदा कर रहा था। तो ब्रिटेन को तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में आ गई। ये नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन का दे रखा है, डेटा दे रखा है कि 1 AD में कितना था, 1000 AD में कितना था, और 1950 तक का ये डेटा दे रखा है। और ये है जीडीपी आपकी, ये है पर कैपिटा जीडीपी, मतलब पर पर्सन जीडीपी कितनी होगी, मतलब टोटल अगर हमारी जो इनकम है 33,750 मिलियन डॉलर्स है, तो उसमें एक इंसान के पास कितनी आ रही है। उस समय हमारी पॉपुलेशन थी 5.5 करोड़ और 1950 तक ये हो गई 35.9 करोड़। ब्रिटिश एरा की बात करते हैं तो ब्रिटिश एरा को जो है ना हम 3 फेजेस में डिस्कस कर सकते हैं। अर्ली ब्रिटिश पीरियड जो कि 1600 से लेकर 1757 AD तक आता है, फिर 1757 से 1857, और फिर होता है ब्रिटिश क्राउन पीरियड शुरू हो जाता है। यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी ना, यहाँ तक, और यहाँ से ब्रिटिश क्राउन मतलब हम डायरेक्टली जो ब्रिटिश क्वीन है उसके कंट्रोल में आ गए थे यहाँ पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फाउंडेशन हुआ था, जो चालू हुई थी, वो हुई थी 1600 AD में, और यहाँ से हमारा फर्स्ट फेज शुरू होता है ब्रिटिश एरा का। ब्रिटिशर्स जो आए थे उनके 2 मेन गोल थे, एक तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो लेना है, और दूसरा इनके जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो कहाँ बेचें। रॉ मटेरियल चाहिए था उनको पहले, ठीक है। अब रॉ मटेरियल में क्या करेंगे ये लोग, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको मार्केट की भी तो चाहिए ना, उनको कोई बाजार भी तो चाहिए ना, कहीं बेचना तो होगा। तो उन्होंने रॉ मटेरियल्स यहाँ से ले जाते थे, उसको फिनिश्ड गुड्स में बनाते थे और वो लाके इंडिया में बेचते थे। कहाँ कर, इंडिया में बेचते थे, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज शुरू होता है बैटल ऑफ प्लासी से, ठीक है। और ये बहुत ही ये टर्निंग पॉइंट था कॉलोनी, मतलब यहाँ तक ये लोग सिर्फ ट्रेडर्स बन के आए थे, यहाँ तक हमारे इंडियंस को पता नहीं चला कि ये हमारा एक्चुअली एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए आए, शोषण करने के लिए आए। बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ उसके बाद इनका जो असली चेहरा था वो सामने आ गया कि ये एक्चुअली हमारे इंडिया को लूटने के लिए आए, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी से इन्होंने क्या किया, ब्लेटेंट रॉबरी, मतलब कि खुलेआम इन्होंने यहाँ पे लूट मचाना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ठीक है। और इन्होंने क्या रूप धरा, ट्रेडर्स का। इन्होंने ये मतलब ये इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे कि ये ट्रेडर्स हैं, ठीक है। और इन्होंने लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसीज थी वो इस तरह की कि इंडिया से इनको बहुत ही, मतलब कि आपने वो मूवी देखी होगी लगान मूवी, वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि लैंड रेवेन्यूज का पॉलिसी जो थी इंडिया की बिल्कुल फेवर में नहीं थी। डिसऑनेस्टी, अनस्क्रपुलस कंपनी ऑफिसर्स, ये जो कंपनी ऑफिसर्स थे ना, जितने भी इनके कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी ऑफिसर्स थे, यहाँ से लूट के धन इकट्ठा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा धन उन्होंने इकट्ठा किया था। फिर ये होता है सेकंड फेज। थर्ड फेज शुरू होता है 1857 की क्रांति, आप सबको पता ही होगी। 1857 का जो रिवॉल्ट था, ठीक है, ये जिसको हम सिपोई म्यूटिनी भी कहते हैं, इस नाम से भी ये जाना जाता है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो ये 1857 की जो क्रांति थी इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और यहाँ से जो ब्रिटेन क्राउन जो थी, जो ब्रिटिश क्राउन है, मतलब जो क्वीन है, उन्होंने पूरा जो इंडिया का जो राजपाट था पूरे अपने कंट्रोल में कर लिया। मतलब अभी जो इंडिया पे राज जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट क्वीन के थ्रू हो रहा था। इस पीरियड के दौरान, ये जो थर्ड पीरियड था, जब क्वीन पीरियड शुरू हो गया, तो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, एग्रीकल्चरल कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो भी इंडस्ट्रीज पहले से सेटअप थी उन सबको खत्म कर दिया गया। एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी होती थी उस खेती बाड़ी को कमर्शियलाइज कर दिया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब कि जो भी यहाँ पे खेती होगी उसका एक ही मकसद होगा कि उससे पैसे कमाना, उस पूरी खेती को बेचना और उससे पैसे कमाना। आपने सुना होगा इंडिगो की खेती शुरू हो गई थी। इंडिगो हालांकि खेती के लिए, खेत की जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब कि किसानों को इस तरीके से कह सकते हो आप, लालच भी दिया गया उनको और फोर्स भी किया गया कि आप ऐसी ही खेती करो जिससे हमको फायदा हो। डोडा पोस्ट हो, इंडिगो एंड ऑल, ठीक है। यहाँ से वेल्थ ड्रेन शुरू हो गया, यहाँ से पैसा ब्रिटेन जाने लगा, ठीक है। और हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसका वेस्टर्नाइजेशन पूरा हो गया। मतलब जो भी हमारा पहले का जो सिस्टम था, जो भी एजुकेशन था या जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी उसको पूरा वेस्टर्नाइज कर दिया गया। पूरा उसमें पाश्चात्य जो संस्कृति थी या पाश्चात्य जो सिस्टम है वो पूरा शुरू हो गया।
अब बात करते हैं जब ब्रिटिशर्स इंडिया से जाने लगे, ठीक है, तब तक हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो इतनी बुरी कंडीशन में थी कि उसको वापस लाइन पे लाने के लिए हमको बहुत साल लगे। आज भी हम इंडियन इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1940 अभी हमने देख ही लिया था, 1600 तक जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड जीडीपी में वो था 23% और 1947 तक 3% हो गया था। और इसी दौरान जो इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स था, है ना, एक्सपोर्ट 1600 तक जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वो 33% था और वो भी आके 3% हो गया। एक्सपोर्ट मतलब जो सामान हम बाहर बेचते हैं। जो ब्रिटिश का जो लैंड टैक्सेशन था प्रोग्राम था वो इस तरीके से बनाया गया था कि जो इंडियन पीजेंट्स थे, जो किसान वगैरह थे, उनको लूटने का ही उनको लूट नहीं था, है ना। जमींदारी है, महलवाड़ी है, रियोतवाड़ी सिस्टम, ये वगैरह सारे के सारे ये इतना ज़्यादा टैक्स लगाते थे लैंड पे, फार्मर्स पे, कि फार्मर्स के पास पीछे कुछ भी नहीं बचता था। इनफैक्ट ये वीसीएस सर्कल जो होता ना, लोन के जो सर्कल में होता था, उसमें फंस जाते थे। जो फार्मर्स थे इंडिया में, मैंने अभी बताया था, उनको एक तो पहले लालच दिया जाता था और फिर उनको फोर्स किया जाता था कि इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है, जो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री, जैसे अगर कपड़े बनाती है तो उसके लिए कॉटन चाहिए, ठीक है, और भी, और जैसे डोडा पोस्ट है या कुछ भी, तो जो इंडस्ट्रीज जो है, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो है, उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए उस तरह की खेती उनसे करवाई जाती थी। और जो इंडियन एग्रीकल्चर था, कमर्शियलाइजेशन, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड पॉलिसी वगैरह जो थी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड पॉलिसी और पोर्ट एक्सपेंशन, पोर्ट मतलब ये जो बंदरगाह वगैरह होते हैं, इन सबको बढ़ाना, ट्रेड पॉलिसी और ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे जो थे ब्रिटिश को फेवर कर रहे थे। उसी दौरान जो सुएज कैनाल थी उसको भी ओपन कर दिया गया, जिसकी वजह से जो कॉमर्शियलाइजेशन प्रोसेस था वो और ज़्यादा फास्ट होने लगे। मतलब कि पहले सामान भिजवाने के लिए सी रूट से जाते थे, समुद्री रास्ते से जाते थे, तो जब सुएज कैनाल ओपन हो गया तो वो समुद्री रास्ता जो था उसका जो उसमें जो टाइम लगता था वो और कम हो गया। तो इससे ब्रिटिशर्स को और फायदा हो गया, तो उन्होंने कमर्शियलाइजेशन और जोरों शोरों से शुरू कर दिया। कमर्शियलाइजेशन से क्या हुआ कि इंटरमीडिएट्स की नई क्लास शुरू हो गई, फेमाइन शुरू हो गई, और यहाँ पे फार्मर्स जो थे, लैंडलेस लेबरर्स ज़्यादा होने लगे। सिंपल देखो, सिंपल है कि इनसे खेती करवाई जाती थी, ठीक है, खेत हो जाते थे बंजर, उससे उनको बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती थी, लेकिन लैंड रेवेन्यू तो उनको देना ही था, लगान तो उनको देना ही था। तो अब लगान नहीं दे पाते थे तो उनके पास जो खेत होते थे वो ब्रिटिशर्स छीन लेते थे। इस तरीके से जो लेबरर्स थे वो लैंडलेस होने लगे, मतलब ये जो फार्मर्स थे उनके हाथ से ज़मीन जाने लग गई। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था मिड 19th सेंचुरी तक, उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। फिर आती है मुगल एम्पायर, इस दौरान तक पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी थी। इंडियन एग्रीकल्चर डिक्लाइन होने लग गया था और मतलब बहुत ही नाम मात्र उनको वेजेस मिलने लगे। इंडियन टेक्सटाइल, हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल था वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में था जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, लेकिन उनके अब आने के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो गिर गई थी। मतलब जो इंडियंस के जो बनाए हुए फिनिश्ड गुड्स थे वो अब कहीं बिक नहीं रहे थे, ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे वो बिके, वो चाहते थे उनका सामान ही बिके। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो थी वो हुई, लेकिन वो सारी की सारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करी। मतलब कि जो रेलवेज़ वगैरह हैं या रोड्स वगैरह जो बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, वो सारी की सारी उनके फेवर के लिए थी। ट्रेड पॉलिसीज़ वगैरह जो भी थे वो पूरे के पूरे इंडिया के फेवर में नहीं थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, ट्रेड बेकार होने लग गया। यहाँ पे जो कुछ भी था उससे सब फायदा ब्रिटिशर्स को हो रहा है। जितनी भी पॉलिसीज थी, जो भी सिस्टम वो लोग बना रहे थे, वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स के फेवर में थे। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, ठीक है, फैक्ट्रियां वगैरह लगी, लेकिन वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स को फायदा दे ऐसी ही लगी, इसमें इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ। जो ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन था उसमें जो ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ इसमें भी इंडिया का शोषण ही हुआ। जो रेलवेज ब्रिटिशर्स ने लगाए थे, ये किस लिए लगाए थे कि जैसे कि बंदरगाह तक कोई सामान ले जाना है ना, बंदरगाह तक कोई सामान ले जाना है तो उसके लिए आपको ट्रेन चाहिए, इसलिए उन्होंने ट्रेन को लगाया था कि जो ऑल ओवर इंडिया है वहाँ से जो सामान है वो बंदरगाह तक जा सके, इसलिए उन्होंने रेलवेज का सेटअप किया।
और वाइस वर्सा बंदरगाह से जहाँ तक उनको सामान जो फिनिश्ड गुड्स पहुँचाने थे वो पहुँचा सकते थे। तो सिंपल सी बात है, जो रेलवेज़ वगैरह में जो खर्चा हुआ था उसका फ़ायदा भी ब्रिटिशर्स को भी हो रहा था। वेस्टर्न एजुकेशन जो था देखो, अब ये वेस्टर्न एजुकेशन लाया। वेस्टर्न एजुकेशन का मकसद सिर्फ इतना सा था कि जो लोग हैं उनको इतना पढ़ा दे कि ब्रिटिशर्स का काम हो जाए, और सिर्फ इतना ही पढ़ाए कि अपने कल्चर से, खुद के कल्चर से तो दूर हो जाए, लेकिन पूरे ब्रिटिश जो एजुकेशन है वो भी उनको ना आए, मतलब उनको पूरा ज्ञान भी ना हो और अपने कल्चर से भी दूर हो जाए। इस तरीके की इन्होंने एजुकेशन सिस्टम जो था इंडिया में सेटअप किया गया। वेल्थ ड्रेन तो शुरू हो ही गया था, आप सभी जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा जो पैसा था, बहुत ज़्यादा पैसा लूट कर अपने देश ले गए। अब ये कैसे किया ये बताते हैं। इन्होंने अलग अलग तरीके से, है ना, रेमिटेंस मतलब यहाँ से पैसा तो भेजते ही थे, उसके अलावा एक होम चार्ज नाम का एक तरीका और निकाला, जिसकी वजह से यहाँ से ये बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से लेके गए। अच्छा, रेवेन्यू वगैरह ब्रिटिश जो प्राइवेट बिजनेसेस जो ब्रिटिशर्स ओन करते थे वहाँ से भी पैसा जा ही रहा था, और भी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह थे उस तरीके से ये पैसा यहाँ से लेके जा रहे थे। बहुत सारे जो ब्रिटिश फिलोसोफर्स हैं या इंडियन नेशनलिस्ट जो हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी है, आर.सी. दत्ता है, C.N. वकील साहब जो हैं, ये सब बताते हैं, इन सब ने इसके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च की है और इसके ऊपर लिखा भी है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया से वेल्थ जो ड्रेन की है। 1783 में जो एडमंड बर्क है, इन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक ड्रेन जो था और जो राइजिंग पॉवर्टी है, इसके ऊपर इन्होंने इस मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 1776 में फिलिप फ्रांसिस जो है, इन्होंने भी यही बता रहे कि इन लोगों ने स्टडी किया कि किस तरीके से इन्होंने ड्रेन किया है, वेल्थ यहाँ से लेके गए। अच्छा, फिलिप्स बताते हैं कि इन्होंने चार तरीके से ये काम किया है। सबसे पहला, द ईस्ट इंडिया कंपनीज इन्वेस्टमेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ से जितना भी प्रॉफिट हो रहा था वो वहाँ लेके जा रहे थे। दूसरा है, जो दूसरी प्रेसिडेंसीज वगैरह थी वहाँ से भी लगान वगैरह लेना या उनसे पैसे लेके ब्रिटेन भेजना। जो प्राइवेट इनकम थी, मतलब जो प्राइवेट लोग जो काम कर रहे थे, ऑफिसर्स हैं या कंपनीज वगैरह हैं, वहाँ से भी पैसा लेके जा रहे थे। और चौथा जो है, ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम प्राइवेट कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट। तो ये चार तरीके से इन लोगों ने यहाँ से पैसा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का ABCD ऑप्शन देके। एंगस मेडिसन जो है, इनका कहना है, ये वही वाली बात हो गई कि जो इंडिया का शेयर था वो 23% था 1600 में, 1947 तक आते आते 3% रह गया। अब ये यहाँ पे बता रहे कि किस तरीके से कितना पैसा यहाँ से गया है। तो जो ब्रिटिशर्स जो स्टार्टिंग में आए थे ना, एकदम स्टार्टिंग में, वो पूरे के पूरे लुटेरे थे, लालची थे, ठीक है। क्लाइव जो थे, इन्होंने यहाँ से मिलियन पाउंड्स जो थे यहाँ से अपने पास रख लिया उन्होंने जागीर के तौर पे ना, और 1 मिलियन पाउंड्स जो थे उन्होंने अपने लिए रखे। जागीर के नाम पे उन्होंने 27,000 साल भर का वो लेते रहे, साल भर, 1 साल में उन्होंने $27,000 का जो जागीर थी वो अपने नाम कर दी थी। ब्रिटिशर्स की जो सैलरीज थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सैलरी हाई थी, जो यहाँ की जो लोकल लोग ऑफिसर बने थे या जो लोकल लोगों को इन्होंने काम दिया था उनको बहुत कम सैलरी देते थे। वाइस रॉय को मिलता था 25,000 पाउंड, ये डॉलर नहीं है, पाउंड है। 25,000 पाउंड जो थे वाइस रॉय को मिलते थे, गवर्नर को 10,000 पाउंड मिलते थे, ठीक है। इंजीनियर सर्विसेज जो थी उनकी सैलरी थी 420 रुपये 1 साल की, अबाउट 60 टाइम्स, मतलब कि एक इंडियन को जो मिलता है उसका 60 गुना, ठीक है। तो इंडियंस को 70 रुपये मिलते थे, लेकिन इनको 70 पाउंड मिलते थे और इनको मिलते थे 420 पाउंड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसके अंदर ऑफिशियल्स जो थे टू दी UK रोल्स ग्रेजुअली, ये जो ऑफिशियल ट्रांसफर, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऑफिशियल तरीका निकाला कि यहाँ से वहाँ पैसे कैसे भेजें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ये जो पैसे जो यहाँ से जाते थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 3.5 मिलियन पाउंड 1856 तक ये भिजवा चुके थे, ठीक है। 1857 में क्रांति हुई थी, 1856 की बात हो रही है। 1856 तक 3.5 मिलियन पाउंड जो थे वो UK भेज चुके थे। फिर आता है ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल। ये अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पे रूल कर रहे थे, फिर आ गया डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल। 1858 से लेके 1947 तक यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल रहा था।
मतलब कि डायरेक्ट जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन की जो क्वीन है, आज भी क्वीन का ही रोल है वहाँ पे, तो जो ब्रिटेन की क्वीन थी उसका डायरेक्ट यहाँ पे रूल था। और यहाँ पे शुरू होते हैं होम चार्जेस के नाम पे यहाँ से पैसे भेजे जाने लगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का डिविडेंड है, शेयर होल्डर्स, कंपनीज जो होती है ना उनके पास शेयर्स होते हैं, ठीक है। और जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं इनको डिविडेंड देते थे। लोन्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ की सरकार ने इंग्लैंड से लोन लिया, पता नहीं किस लिए लिया, लेकिन लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाते थे, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी जो यहाँ पे इंडिया में तैनात थी उसका जो खर्चा था और इंडिया में लाने का जो खर्चा था, उनकी पेंशन्स, उनकी एन्युटीज़ वगैरह जितना भी खर्चा था वो यहीं से, यहाँ की इंडियन इकोनॉमी जो थी, इंडियन इनकम जो थी उसके द्वारा दिया जाता था। जो रेलवे कंपनीज जो थी इनकी गारंटीड, रेलवे कंपनीज ने क्या किया, ट्रेन्स बनाते समय इन्वेस्टमेंट किया। कंपनीज भी ब्रिटिशर्स की है, ठीक है, लेकिन कंपनी बना दी उन्होंने। इन्होंने रेलवेज बनाने के लिए जो पैसे जो इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट चुकाना, ठीक है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है इनको सैलरी देना और इनकी स्टाफ को सैलरी देना, ये सब कुछ होम चार्जेस में इंक्लूडेड थे। होम चार्जेस के नाम पे इतना ज़्यादा जो खर्चा था वो इंडियन इनकम में से दिया जा रहा था। दादा भाई नारोजी के हिसाब से जो इंडिया ने 1829 से लेके 1865 तक, इन सालों के बीच में इंडिया ने 10 करोड़ पाउंड का जो हाउस कॉस्ट है वो इन्होंने ब्रिटेन को दिया था, इंडियन ने ब्रिटेन को दिया था। 1930 तक जो रेजिडेंशियल लेवीज थे वो हो गए थे 40 से 50 मिलियन डॉलर तक का पहुंच चुके थे, ठीक है। मतलब जो भी खर्चे, जो भी चार्जेस वगैरह लगाए जा रहे थे वो इतना हो चुका था 1930 तक। ये अभी 65 की बात हो रही है, 1930 आते आते ये 40 से 50 मिलियन पाउंड हो चुका था, हर साल बढ़ते जा रहा था। अब ये कंपेरेटिव स्टडी है कि ब्रिटेन की कंडीशन क्या थी और इंडिया की कंडीशन क्या थी 1600 से लेके 1947 तक। ये 1600 का है, ये 1947 का है। तो जीडीपी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी थी 550, 1600 की बात कर रहे हैं, और 1947 तक 618, बहुत कम गैप आया है, बहुत कम जो इंक्रीमेंट हुआ है। यूके की बात करें तो 1600 में 974 थी, कितनी 974, 1947 आते आते 6361 हो गई। ये हम बात कर रहे हैं डॉलर्स में, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन थी 13.5 करोड़ और 41.4 करोड़ हो चुकी थी 1947 तक। यूके की पॉपुलेशन 61.7 लाख थी और यहाँ पे हो गई 4.95 करोड़, लाख थी यहाँ पे करोड़ हो गई। इंडिया की पहले 1 करोड़ थी, बाद में भी करोड़ ही थी। जीडीपी की बात करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीडीपी की बात करें तो 1990 के इंटरनेशनल, ये जो हम देख रहे हैं ये 1990 के जो डॉलर है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो इंडिया की जो जीडीपी थी 1600 की बात कर रहे हैं, 74,250 थी, ठीक है। 1947 तक आते आते 2,55,852 ही था। और यूके की बात करें तो यूके की जीडीपी देखिए सिर्फ इतनी सी थी और 1947 तक यहाँ तक पहुँच चुकी थी। तो बेसिकली इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ या बहुत कम फ़ायदा हुआ। इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम हुआ और यूके का बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ बता रहे हैं कि जो 1600 से लेके 1947 तक इंडिया की जो जीडीपी थी, इंडिया का जो कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम जो थी वो सिर्फ 12% बढ़ी थी, लेकिन ब्रिटेन की बढ़ गई थी 553% बढ़ गई थी। मतलब कि 52 टाइम्स उनका राइज हुआ था। इंडिया की जो जीडीपी थी सिर्फ 2.44 गुना बढ़ी थी और ब्रिटेन की बढ़ गई थी 52 गुना। तो ये था ब्रिटेन के दौरान क्या कंडीशन थी इंडियन इकोनॉमी की। अब जब ये ब्रिटिशर्स जा चुके थे 1947 के बाद हमारे देश में 5 ईयर प्लान शुरू किए गए थे। क्या शुरू किए? 5 ईयर प्लान्स। इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, पॉवर्टी वगैरह सबको ख़त्म करने के लिए, इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे। सबसे पहला है 5 ईयर प्लान 1951 से। ये जो फेज पढ़ रहे हैं हम 2000 इकोनॉमी 2008 तक की और 2008 के बाद की इकोनॉमी हम यहाँ पे पढ़ने वाला है।
तो सबसे पहला जो फेज हम पढ़ेंगे वो से 51 से लेके 80 तक। 51 से लेके 80 तक क्या हुआ, बहुत ही स्लो ग्रोथ हो रही थी इस दौरान। 3 दशक तक हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1978 में जो प्रोफेसर राजकृष्ण हैं उन्होंने एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक टर्म निकाली, ठीक है। इसमें ये बताया कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी कितनी स्लो स्पीड से ग्रो कर रही थी, कितनी ज़्यादा स्लो स्पीड से, ठीक है। इंडियाज प्लान्ड इकोनॉमीज लो एनुअल ग्रोथ यहाँ पे सिर्फ 3.5% जो ग्रोथ रेट थी हमारी, सिर्फ 3.5%। 50 से लेकर 1980 तक हमारा जो देश ग्रो कर रहा था वो सिर्फ 3.5% पे, और जो पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ 1.3% से बढ़ रही। जैसे अभी आज हम पढ़ते हैं ना कि इंडिया की इकोनॉमी 7.3% से बढ़ेगी इस साल, 8% की ग्रोथ होगी, उस दौरान 3.5% और 1.3% थी। 1980 से 90 की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो थोड़ा रिकवर हो रही थी, ठीक है। जो 6th 5 ईयर प्लान था जो कि था 1980 से 1985 तक, यहाँ पे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये जो इतनी स्लो स्पीड से ग्रो कर रही थी, ये कह सकते हैं ये जो श्राप था वो धीरे धीरे से टूट रहा था। इस दौरान सरकार ने बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया, जिसकी वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर। तो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था, इनकम बहुत कम थी, तो जो फिस्कल डेफिसिट था वो बढ़ गया था। तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया सरकार ने। तो इसके सरकार के बहुत ज़्यादा खर्चा करने की वजह से हमारे देश में या जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो अच्छी हो गई, काफ़ी स्पीड से बढ़ने लगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। इस दौरान जो इम्पोर्ट पॉलिसी थी ना, पहले हमारे देश में इंपोर्ट कम हो रहा था या बहुत ही लिमिटेड गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, इस दौरान इंपोर्ट बढ़ गया। इंपोर्ट बढ़ने की वजह से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स गुड्स वगैरह बाहर से आने लगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, और जो लग्जरी गुड्स वगैरह जो थे जो पहले नहीं हो रहे थे वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगे। 1992 से लेकर 2008 की बात करते हैं। 1991 में क्या हुआ था, एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हमारे जो नॉर्मल खर्चे करने के लिए भी सरकार के पास पैसे बहुत कम थे, ठीक है। तो 1992 में सरकार ने क्या किया, LPG लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस दौरान तक क्या था कि बहुत सारे जो फैक्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, उसके ऊपर सरकार ने लाइसेंस लगा रखा था कि हर कोई उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। लेकिन सरकार ने लिबरलाइज कर दिया, अब कोई भी इसके अंदर काम कर सकता है। फिर प्राइवेटाइजेशन की, बहुत सारी जो सरकार ने सारी चीज़ें अपने पास रखी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिर्फ सरकार ही प्रोड्यूस कर रही थी, उसको भी प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। और ग्लोबलाइजेशन हो गया, मतलब कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वाली जो चीज़ थी, पूरे बाहर से जो कंपनियां वगैरह इंडिया में आके प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी, वो भी शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं हम 1992 की पॉलिसी, और ये यहाँ पे हमारे देश में बहुत ज़्यादा बदलाव आया था। ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी इस दौरान 6.7% से बढ़ी, ठीक है। 8 जो 5 ईयर प्लान था 1992 से लेकर 1997 तक 6.7% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ था। 5.3% हुई थी 9th में, और 7.6% हुई 10th 5 ईयर प्लान में। अच्छा, इसका मेन रीज़न यही था, हाई रेट ग्रोथ क्यों हुई थी, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। ग्लोबलाइजेशन हो गया तो बाहर से भी लोग आके इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट करने लगे, और इन्वेस्टमेंट करने की वजह से काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ, तो 1991 की जो पॉलिसीज़ जो थी उसकी वजह से हुआ। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह जो थी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो ये 1992 की बात करें, इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी जो थी वो भी बूम थी, और इस दौरान काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ था। 2004-5 से लेकर 2009-10 तक ग्लोबल इकोनॉमी थी, वो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी थी, ठीक है। 2002 से लेकर 7 की बात करें, इंडिया की GDP जो थी 8.6% से बढ़ रही थी। कहाँ 3.5%, 1.3% था, वहीं पे ये 8.6% पे आ गई थी। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही थी, और ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी चाइना के बाद। उस दौरान चाइना काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा था। अब बात करते हैं 2008 से लेकर 2021 तक की बात करें, तो आप सबने सुना होगा 2008 में
पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, 2008 के दौरान काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा था, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी जो थी बाकी जो विश्व है उससे अलग होकर अलग तरीके से इकोनॉमी डेवलप कर रही थी। इस दौरान हुआ था लेमन कॉलैप्स हुआ था। एक बड़ा सा बैंक था जो काफ़ी बुरी तरीके से फेल हो गया था, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में काफ़ी क्राइसिस आया था, लेकिन इंडियन इकोनॉमी पे इस क्राइसिस का इफेक्ट बहुत कम पड़ा था। इस दौरान जो आरबीआई है इसने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ा दी थी। लिक्विडिटी कैसे बढ़ाते हैं आप सभी बैंकर्स हैं, हमको पता ही है। आरबीआई क्या करती है, मार्केट में बहुत सारा पैसा डाल देती है अलग अलग तरीके से, जैसे लोन पे इंटरेस्ट कम कर देगी या जो बॉन्ड्स वगैरह है उनको बेच देगी या बॉन्ड्स वगैरह खरीदेगी, तो इस तरीके से आरबीआई ने उस दौरान काफ़ी अच्छा जो लिक्विडिटी थी वो बढ़ा दी। इस दौरान 5.6 लाख करोड़ का जो लिक्विडिटी थी इसने मार्केट में इन्फ्यूज की थी। इकोनॉमी बहुत अच्छे से रिकवर की गई थी। और इस दौरान ये जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है, इसने फिजिकल डेफिसिट पे जो फिजिकल डेफिसिट जो था उसके ऊपर एक लिमिट लगा रही थी कि हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट वही है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस होता है, तो जो लिमिट लगा रही थी कि उससे भी ज़्यादा हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर आरबीआई ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है तो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो डिस्टर्ब तो होगा ही, जो टारगेट था उससे ज़्यादा हो गया। तो इस दौरान जो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। करंट अकाउंट मतलब करंट एक्सपेंसेस और करंट इनकम के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था। खैर हाँ, वही अपनी ग्रोथ वगैरह अच्छी खासी हो गई थी। अब इसकी बात करें 2020, और इस दौरान आपको पता ही जीएसटी लगा दिया था, आईबीसी आ गया था, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह जो थे वो कम हो गए थे, डीमोनेटाइजेशन लग गया था। 2015 की बात करें डीमोनेटाइजेशन भी हो गया था। ठीक है, तो कोविड-19 की बात करें तो उससे पहले तक हमारे देश में ये सब कुछ हुआ था, फिर आ गया था कोविड-19, जिसकी वजह से काफ़ी, तो 2008 से लेकर 2020 तक हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी थी, 6.5% तक की ग्रोथ थी। बहुत सारी चीज़ें थी। अब पैंडेमिक के दौरान आपको पता ही हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और हमारी इकोनॉमी सिर्फ 4% से ग्रोथ की थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका था। पैंडेमिक की वजह से जो हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी लाइन पे आई थी उसको बहुत ज़्यादा झटका लग गया। अब इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो स्ट्रक्चर, मतलब कि जो अपना पहला जो स्ट्रक्चर था, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, तो उन सबके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आए थे कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो देखो पिछले 4 दशक में इंडिया ने 3 मेजर शॉक जो थे झेले थे। 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि क्या होता है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देश गरीब भी था ऑब्वियसली, तो हम कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, तो 1991 में भी ऐसा कुछ था कि हमको बाहर से कुछ मंगवाना था, लेकिन जो बड़े बड़े देश थे उन्होंने देने से मना कर दिया। हमारे पास पैसा नहीं था या जो भी था, तो उन लोगों ने हेल्प करने के लिए हाँ तो करी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एलपीजी लगाओ तो हम आपकी हेल्प करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस को, मतलब हमको यहाँ पे पेमेंट करना था, क्या करना था, बहुत सारे पैसों पेमेंट करना था, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से हमको 1991 में काफ़ी बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, लिबरलाइजेशन वगैरह किया। फिर हो गया 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। आपने एक मूवी देखी होगी देसी बॉयज़, ठीक है, उसमें जो क्राइसिस बताया ना, ये उसी क्राइसिस की बात हो रही है कि 2008 में पूरी जो विश्व की इकोनॉमी जो थी वो एक बैन में आ गई थी, बहुत बुरी कंडीशन में आ गई थी। ठीक है, और फिर जो तीसरा झटका लगा है वो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लगा, जो कि 2020 में शुरू हुआ था, और इसके जो इम्पैक्ट हैं वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट नए तरीके से पता चलता है कि अच्छा उस कोविड-19 का ये इम्पैक्ट भी हुआ है, इसकी वजह से भी हमारे ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है कोविड-19 कैसे शुरू हुआ। WHO ने इसको 11 मार्च 2020 में डिक्लेयर किया था कि ये पैंडेमिक है। वुहान चाइना से शुरू हुआ था दिसंबर 2019 से। इंडिया में फर्स्ट जो केस था वो केरला में हुआ था, और ये पता चला था 30 जनवरी 2020 में। ठीक है, इंडिया में 3 वेव्स आई थी, ये हम सब जानती हैं।
ठीक है। और 2022 तक इसके इन्फेक्शन वगैरह थे, और 2022 में इसके इन्फेक्शन इंडिया में जो इन्फेक्शन था वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट थे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी लॉकडाउन वगैरह, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वगैरह लगवाए थे, और जो हम सबको पता ही है कोई घर से बाहर जाता था तो डंडे वंडे पड़ते थे, और 97 लाख जो केसेस थे वो यहाँ पे 2020 सितंबर 2020 को देखने को मिले थे। 2021 की बात करें तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था हमारे इंडिया में, ठीक है। और खैर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो थे बहुत ज़्यादा सीवियर थे। देखो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ें जो थी, प्रोडक्शन बंद हो गया, काम धंधे बंद हो गए, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो सीवियर इम्पैक्ट आया था उसके ऊपर, ठीक है। वायरस से बचने के लिए वही लॉकडाउन लगे थे, जीडीपी काफ़ी बंद कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, मतलब जीडीपी जो हमारी इनकम थी वो कम हो गई थी। अच्छा, जो देश जो सबसे ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट जिनके ऊपर हुआ था वो है इंडिया है, अर्जेंटीना है, इटली है, यूके है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो लॉकडाउन थे लगाए थे, तो जिसके इम्पैक्ट इनको देखने को भी मिले। फर्म्स, इंडिविजुअल्स वगैरह सब ने वही है इम्पैक्ट जो इन्फेक्शन जो था वो बढ़ रहा था, तो फैक्ट्रीज नहीं काम कर रही, लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट जो था वो फर्स्ट वेव का था, सेकेंड वेव का कम था, थर्ड वेव का और भी कम था। तो ये चीज़ है। अब सेक्टरल इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो देखो जो सर्विस सेक्टर होता है ना, सर्विस सेक्टर में क्या होता है, किसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट मानना पड़ता है, किसी के साथ भी बातचीत जो होती है डायरेक्ट होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था वो सर्विस सेक्टर पे पड़ा था, ठीक है। और मतलब जो कांटेक्ट बेस्ड है, जिसके अंदर आपको लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करना होता है, वो सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। यही है, जैसे रिटेल ट्रेडिंग है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सर्विसेज वगैरह, एजुकेशन, ये सबसे ज़्यादा जो सेक्टर था इम्पैक्ट हुआ था। ये पूरी तरीके से बंद पड़ गया, पूरी तरीके से बंद पड़ गया था। लेबर मार्केट को बहुत ज़्यादा झटका पड़ा। लेबर मार्केट ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो थे शहरों से अपने गांव की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, पैदल तक जा रहे थे। अच्छा, अब जो लोग गांव में चले गए, उन्होंने अब वो कह रहे हैं कि हमको काम तो देना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो थी, इसके अंदर सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। सेकेंड और थर्ड वेव का इम्पैक्ट कम था, ठीक है। और लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद है, ठीक है। फैक्ट्री बंद है तो इनको ना रॉ मटेरियल चाहिए, ना कैपिटल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो इनको पैसों की ज़रूरत नहीं थी। तो इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो बहुत ही कम, मतलब कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ, पैसा बहुत कम मांगा लोगों ने। फिर जो फिक्स कैपिटल शुरू हुई और इसकी वजह से सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, तो फिर 2020-21 में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट शुरू किया, और एक इकलौता सेक्टर था कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल वाला जो सेक्टर था, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ने लगी। एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर वो सेक्टर नहीं था जिसके ऊपर लॉकडाउन लगा था। माइनिंग वगैरह ये सब तो खैर बंद हो ही गए थे, इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा झटका लगा था, ठीक है। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग भी फर्स्ट वेव में बेकार ही था, सेकेंड वेव में थोड़ा ठीक था, और थर्ड वेव तक धीरे धीरे सही हुआ। ये पूरा जो डेटा है वो दे रखा है कि जो कोविड-19 था उसका किस तरीके से इम्पैक्ट आया था। 2012 से 17 का ये ग्रोथ ट्रेंड है, 2017 से 20 तक का ये ग्रोथ ट्रेंड है, और 2020 से 21 एक साल जो था ना, उसके अंदर तो आपको पता ही है माइनस में ही चल रहा था, है ना। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट कम था। फिर आता है आपके जो फाइनेंशियल, रियल एस्टेट वगैरह, शेयर्स वगैरह खरीदना होता है तो आप घर पे ही खरीदते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो आईएएस वगैरह थे वो तो काम कर ही रहे थे। दूसरी सर्विसेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट था, टीचर्स वगैरह तो स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट है। 2020 से 21 तक की बात करें, इसके बाद की बात करें तो ठीक था, धीरे धीरे सब वापस लाइन पे आने लगा था, लेकिन ये वाली जो चीज़ थी ये अभी भी माइनस में चल रही है, ठीक है। अभी भी इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा था, लोग बाहर जाके खाना नहीं खा रहे थे या कम्युनिकेशन वगैरह नहीं कर रहे थे, तो ठीक है। अच्छा, रिकवरी की बात करें, कोविड-19 के बाद की रिकवरी की बात करें तो कुछ सेक्टर ने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया था, और कुछ सेक्टर अभी भी इम्पैक्ट में थे। डायनामिज्म की बात करें तो ये सारा डेटा दे रखा है कि किस तरीके से इनकम, ठीक है। तो इंडिया काफ़ी रिसेशन में आ गया था, फर्स्ट वेव की बात करें तो उस दौरान जो जीडीपी थी हमारी
कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, मतलब कि सिकुड़ गई थी 23.8% से। फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई थी, ठीक है। धीरे धीरे उसकी रिकवरी हुई थी, क्वार्टर थर्ड में 0.7% से, क्वार्टर फोर में 2.5% से बढ़ी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉन्ट्रैक्शन आया था, 6.6% का जो पूरा कॉन्ट्रैक्शन आ गया था, ठीक है। और G20 देश जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो सीवियर इम्पैक्ट जो था, जो G20 कंट्रीज है उसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस दौरान, ठीक है। सेकेंड वेव की बात करें तो इंडिया अभी भी ठीक अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और जो सेकेंड वेव थी उसमें इंडिया वापस लाइन पे आने लगी थी, और अक्टूबर 2021 तक काफ़ी अच्छी रिकवरी इन्होंने कर ली थी। जैसे सेमीकंडक्टर चिप वगैरह उसकी शॉर्टेज आई थी, आप सब बैंकर्स हैं तो आपको पता ही है कि डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स की काफ़ी कमी आ गई थी इस दौरान। रूरल डिमांड जो थी ना उसमें कमी आ गई थी, गांव के लोग तो वैसे कमी डिमांड करते हैं। अर्बन डिमांड जो थी वापस लाइन पे आने लग गई थी। फिर रशिया यूक्रेन का वॉर भी हो गया था, आपको पता ही है। तो उसकी वजह से रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से रॉ मटेरियल्स कम आ रहे थे, ये आपको पता ही है। पेट्रोल डीजल वगैरह है, काफ़ी सारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह जो है काफ़ी हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, तो वो नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई थी। ये ग्रोथ रेट बता रहा है कि 2021 से 22 की ग्रोथ रेट क्या है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को रिकवर करने में 10 साल का टाइम लगेगा। ये जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट बढ़ा है, इससे बाहर आने के लिए हमारे देश को अभी 10 साल का टाइम लगेगा। तो बेसिकली 2034-35 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो लाइन पे आएगी। ठीक है। कोविड-19 की वजह से क्या ग्लोबल जो पूरे विश्व को ही उसका नुकसान हुआ ही था, काफ़ी चीज़ें हुई थी, लॉकडाउन हुआ था, काफ़ी जान माल का खतरा हुआ था, काफ़ी लोग मर गए थे, काफ़ी परमानेंट डिमांड का जो डिस्ट्रक्शन हो गया था, ये तो खैर है ही है। अभी आपकी जो ग्रोथ रेट है वो बता रहे हैं कि जीडीपी जो थी 2021 से 22 में ना, तो इसकी जो जीडीपी थी हमारी 2021-22 में बात करें तो 147.36 लाख करोड़ का इनकम हुआ था, ठीक है। इकोनॉमी रिकवर हो गई थी 21-22 तक। इकोनॉमी जो थी 20.1% से एक्सपैंड हुई थी, 8.4%, 5.4%, 4.1%। क्वार्टर वन में 20.1%, क्वार्टर टू में 8.4%, क्वार्टर थ्री में 5.4% और क्वार्टर फोर में 4.1% से इकोनॉमी जो थी हमारी वापस रिकवर कर रही थी, बढ़ रही थी, ठीक। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 2021-22 में 8.7% का इसमें ग्रोथ रेट हुई थी, और 2020-21 में 6.6% हुई थी, 21-22 में 8.7% हुई थी। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस की बात करें तो 236.65 लाख करोड़ का इनकम हुआ था। मतलब इस साल की अगर बात करें तो हमारी जो इनकम थी, टोटल इनकम कितनी थी, 236.65 लाख करोड़, ठीक है। और 20-21 में कितनी हुई थी, 198.1 करोड़ ही हुई थी। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी इनकम हुई थी। तो इसमें ग्रोथ कितनी हुई थी, 19.5% की। कोविड-19 के पहले की बात करें 6.6% था 2020 से। ग्रोथ 2020 से 21 में माइनस में अपनी इकोनॉमी थी, और 20-21 में 8.9%, 22-23। ये तो देखो डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। RBI प्रेडिक्ट दैट इंडिया टू कोविड-19 लॉसेस, ठीक है। इंडिया को 12 साल लगेंगे पेंडेमिक के जो लॉस हुआ है उससे बाहर आने, 12 साल लगेंगे। 2034-35 तक हमारी जो इंडिया है कोविड-19 से पूरी तरीके से रिकवर होगी। स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करें, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं, इसके ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि फंडामेंटल चेंजेस, जैसे अपने देश की इकोनॉमी किन किन चीज़ों से बनी है ना, एग्रीकल्चर है या सर्विस सेक्टर है। जैसे हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब है कि यही जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, जो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, उनके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आए, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेक्टर था, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि 1947 के बाद की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कम हो गया था, लेकिन कोविड-19 के दौरान इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था, ठीक है। सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर का लॉन्ग रन की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर जो था सेकेंडरी सेक्टर से आगे हो गया था,
टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है, हमने देखा है कि सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। ठीक, सर्विस सेक्टर हैज़ लार्जली रिप्लेस द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसको रिप्लेस कर दिया है। अभी आज की बात करें ना, सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो धीरे धीरे कम हो गया है, 26.9% था 1990 की बात करें, 2000 तक 21.6% हो गया और 17.8% 2010 में और 17.7% हो गया था 2019 में। ठीक, इंडिया में सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। पैंडेमिक जैसा आया था तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ गया था बहुत ही अच्छे से। लॉकडाउन का सबसे कम इम्पैक्ट जो जिस पे पड़ा था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। वो अभी भी वैसे ही काम कर रहा था जैसे कर रहा था, बीमारी का खेती के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। 2020 और 21 में सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 60.9% था। सेकेंडरी मतलब जो प्रोडक्शन सेक्टर उनका 19.8% था। प्राइमरी सेक्टर का 20.1% था। तो अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल चेंजेस तो हुई हैं इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन सर्विस सेक्टर जो था एंड ओवरऑल इकोनॉमी जो है एंड सेक्टर्स ग्रोथ है। तो बहुत ही डीप अगर स्टडी करते हैं तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उसके कारण क्या है, मतलब जो अपने इंडियन इकोनॉमी में जो चेंजेस आते जा रहे हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, उसका एक ही कारण है कि इंडस्ट्री जो है वो सर्विस सेक्टर की वजह से चलती है। जैसे फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ पे लेबर नहीं होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी में। और ये जो एक्सटर्नल सेक्टर, ये जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर दूसरे सेक्टर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है वो इंडस्ट्री में आती है और इसकी वजह से जो पूरा प्रॉपर इम्पैक्ट जो है इस इंडस्ट्री के ऊपर जो फैक्टर्स काम करते हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। सिंपली इसमें इतना ये बताया गया है कि हमारे जो 3 सेक्टर हैं वो इम्पोर्टेंट है और इन तीनों सेक्टर में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। जैसे 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, फिर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होने लगा, फिर धीरे धीरे सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा हो गया। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो इसमें बताए जा रहे हैं और चेंजेस का कारण अलग अलग होता है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्री अपने इंडिया में सर्विस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आउटसोर्सिंग होती है यहाँ से ना, आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेबर यहाँ पे सस्ता मिलता है देश में, इस वजह से जो बाहर की कंपनीज वगैरह आती है यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस वजह से सर्विस सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है या सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में।